रिकॉर्डिंग हो रही है? ठीक है बेटा। आदित्य, वी कैन स्टार्ट। सॉरी फॉर द डिले। आदित्य, नाउ इट इज। I'm asking for हेलो the आदित्य, आई एम ऑडिबल टू यू? yes, sir, you are audible. I'm asking beginning or from the Gan.
Thank you, Harsh. I now request Dr. Uday Sharma sir to welcome Sanjay sir and our esteemed guest for the day, Mr. Anish Sinha sir. Thank you, Aditya. I welcome all my seniors, my colleagues, Mr. Anish Mohanji, and dear student. First, I request to Professor Sanjay ji, who is the senior most teacher and convener of IQAC, please share few words with us. Sanjay sir. हेलो हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज। आज के इस वेबिनार में जो हाउ टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर आयोजित की गई है, मैं कैरियर गाइडेंस कमेटी, समर्थ, WUS, DUC, विद्या विस्तार स्कीम, आजादी का अमृत महोत्सव और IQAC के संयुक्त तत्वावधान में ये हो रहा है। मैं प्रोफेसर आशा रानी जी, डॉक्टर मीता भटनागर, डॉक्टर कृष्णा शुक्ला, डॉक्टर वीना मीना, डॉक्टर परमीत सिंह और आज के मुख्य वक्ता मिस्टर अनीस मोहन जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वेबिनार खासकर थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए कराया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम के बाद वो ग्रेजुएशन पूरी कर लेंगे और उनकी दिली इच्छा होगी जल्द से जल्द कोई जॉब उन्हें मिले। मेरा यह सजेशन रहेगा कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी करें। इससे उनकी सोच में मैच्योरिटी आएगी, सोचने समझने का दायरा बढ़ेगा और साथ ही साथ कंपटीशन की तैयारी करें। अपने सब्जेक्ट के साथ साथ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स का भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए। इसकी भी पढ़ाई वो शुरू कर दें। जनरल अवेयरनेस 1-2 साल में नहीं आता और इसमें सालों की मेहनत चाहिए। इसे हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह की पंचवर्षीय योजना है और हमें उस योजना को कार्यान्वित करना है। तो छात्रों को न्यूज़पेपर, मैगजीन इत्यादि अवश्य पढ़ना चाहिए और ये हमारी लाइब्रेरी में अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए उन्हें लाइब्रेरी का भी उपयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि पहले तो वो अपनी एग्जाम दें और एग्जाम देने के बाद फिर इन सब चीजों का अध्ययन शुरू कर दें, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर ये हमें उसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं सब से आते हैं, प्लस करंट अफेयर से आते हैं और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी पे होती है, ज्योग्राफी पे होती है। तो इन सारे चीजों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। हमारा लाइब्रेरी फुल्ली इक्विप्ड है और अगर वो तैयारी शुरू करें तो उसमें हमारी लाइब्रेरी उनकी काफी मदद करेगी। इन जानकारियों के लिए आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री अनीश मोहन जी भी हैं और आप लोगों को वो हमसे ज्यादा इस बारे में बताएंगे और आप लाभान्वित भी होंगे, क्योंकि उन्हें कंपटीशन का, प्रेजेंट डेज कंपटीशन का हम लोगों से बेहतर एक्सपीरियंस है।
इसके साथ साथ मैं अपने छात्र जीवन के और अपने गुरुजनों के बताए गए एक संस्कृत के श्लोक पर भी आऊंगा और उसके बारे में कहा जाता है कि इट्स अ 5 वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट लाइफ। और जो संस्कृत का श्लोक है बहुत लोगों को पता होगा, बहुत ही कॉमन श्लोक है, सभी को पता है। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी कि कौवे की तरह जानने की चेष्टा होनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, ध्यान मग्न होना बगुले से सीखनी चाहिए, कुत्ते की तरह निद्रा होनी चाहिए, यानी ऐसा भी नहीं सोना चाहिए कि घोड़ा बेच करके सोया जाए, कम खाने वाला और गृह त्यागी। ये 5 लक्षण छात्रों के माने जाते हैं, छात्र जीवन के माने जाते हैं। और मेरा यह आप लोगों से मेरा सजेशन होगा, आप लोगों से अनुनय विनय भी होगी कि आगे जो आपका जीवन होने जा रहा है वो बहुत ही कठिन होने जा रहा है। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जॉब दिन ब दिन घटते जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। कॉम्पिटिशन्स ठीक है, उसमें लोगों को सफलता भी मिल रही है, यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज में पोस्ट आ रहे हैं, लेकिन वो दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। किसी जमाने में काफ़ी पोस्ट आया करते थे, लेकिन अब वो पोस्ट नहीं है। इसलिए आपको उस सिचुएशन के लिए अपने को तैयार करना है, अपने को ढालना है। इसलिए इस तरह के सिचुएशन में मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आज की स्थिति है, जो ट्रुथ है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो कम पोस्ट में आप लोगों को किस तरह से तैयारी करनी है, ये हमारे आज के मुख्य वक्ता जो हैं श्री अनीश मोहन जी, ये आप लोगों को बताएँगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उसको अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा और आपको फ़ायदा भी होगा। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मैं अब हर्ष को और उदय जी को मैं कहता हूँ कि कार्यक्रम को आगे Thank you so much, sir, for guiding our student. Now, as we all know that Mr. Anish Mohanji is the speaker of today's webinar. Mr. Anish ji has cleared several competitive exams. He has written 4 times the mains paper of UPSC. He worked in the Ministry of Social Justice and Empowerment from 2013 to 2016. He also worked in Central Board of Excise and Custom from 2016 to 2018. Presently, Sir is associated with various famous institutes. So I welcome Mr. Anish Mohanji on behalf of PGDAV College, and I request Sir to kindly share your knowledge and experience with our students. Anish ji, Thank you, Uday ji. hello. Thank Am I audible? Yes, sir, you are audible. Hi. First of all, thank you for this introduction. और आगे बढ़ने से पहले मैं पीजीडीएवी कॉलेज को बधाई देना चाहूँगा ऐसे वेबिनार के लिए, क्योंकि जैसा संजय जी ने कहा कि थर्ड ईयर के बाद पता ही नहीं होता कि किस एग्ज़ाम की हमें तैयारी करनी है और कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो जब नौकरियाँ घटती जा रही हैं, तो उस टाइम पर अगर आपको एक हेड स्टार्ट मिल सके, एक सही गाइडेंस मिल सके, तो वो काफ़ी हेल्प करती है। तो इसीलिए आज हम सिविल सर्विसेज़ के बारे में बात करेंगे। तो जब भी इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स की बात होती है, तो सिविल सर्विसेज को सबसे हाईएस्ट जॉब कहा जाता है। मतलब अगर एक आम आदमी की तरह बात की जाए, तो आम आदमी को लगता है कि सरकारी नौकर ऑफिस जाता है, चाय समोसे खाता है और वापस आ जाता है। पर सिविल सर्विसेज एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर आप एक दिन वेलफेयर स्कीम्स बना रहे होंगे, अगले दिन हो सकता है आप लॉ एंड ऑर्डर के जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं। कभी कोई डिज़ास्टर हो जाता है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो इस तरह का जो डायनेमिज्म है, वो आपको शायद ही किसी नौकरी में देखने को मिलेगा।
इसके साथ साथ आपको जो गवर्नमेंट जॉब की एक सिक्योरिटी होती है, एक रेपुटेशन होती है, वो सारी चीज़ें आपके साथ हमेशा रहती हैं। तो सिविल सर्विसेज, आप इस एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम की तरह अगर लेके चलेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करना, क्योंकि संजय जी भी बता चुके हैं कंपटीशन हाई है और एक पंचवर्षीय योजना की तरह लगने लगता है हमें ये, कि 5 सालों तक हमें उसके ऊपर काम करना है। तो इतने लंबे समय तक जब आप किसी सब्जेक्ट को एक एग्ज़ाम की तरह पढ़ते हैं तो वो काफ़ी मोनोटोनस हो जाएगा। आपको इस पेपर को ऐसे लेके चलना है कि आपको अपने ऊपर काम करना है। आपको अपने देश को जानना है। आपके देश का इतिहास क्या रहा है, उसकी ज्योग्राफी कैसी है, किस तरह उसके बाकी दुनिया के साथ, बाकी देशों के साथ रिलेशन रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस एग्ज़ाम में जाननी होंगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इसकी पढ़ाई रहती है, थोड़ा-सा डायनेमिक है। ऐसा नहीं है कि आप रट के जाएँगे और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो चालू करते हैं, एक बारी मैं इसका एक बेसिक फ्रेमवर्क बता देता हूँ कि किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें, आपका ये 3 फ़ेज़ेज़ के अंदर एग्ज़ाम होता है। 3 फ़ेज़ेज़ को भी ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करके रखते हैं। पहला पार्ट है आपका प्रीलिम्स, दूसरा पार्ट है आपका मेंस। मेंस के अंदर आपका एक रिटन टेस्ट होता है और एक आपका इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे आप कितना स्कोर कर रहे हैं, उससे आपके मार्क्स या फिर उससे आपकी रैंक डिटरमाइन नहीं होगी। आपको सिर्फ इसके अंदर कट ऑफ को क्लियर करना है। अगर आप प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आप मेंस एग्जाम के अंदर बैठ सकते हैं। मेंस एग्जाम के अंदर आपका एक रिटन टेस्ट होगा। इस रिटन टेस्ट में आपको मार्क्स मिलते हैं। जैसा भी आप परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे और इस मार्क्स के बेसिस पर अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आप इंटरव्यू में जाते हैं। फिर आपकी रिटन टेस्ट के मार्क्स और इंटरव्यू में मार्क्स, इन दोनों को जोड़ के आपकी एक मेरिट डिटरमाइन की जाती है। इस मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। ये इसका पूरा का पूरा प्रोसेस है। एकदम सिंपल तरीके से देखा जाए तो पहले आपको प्रीलिम्स देना है। इसको क्वालिफाइंग करेंगे तो आप मेंस में बैठेंगे। मेंस को क्वालिफाई करेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। मेंस और इंटरव्यू, इन दोनों के मार्क्स को जोड़ के आपका सिलेक्शन होता है इस एग्जाम के अंदर। प्रीलिम्स एग्जाम की अगर बात की जाए तो उसमें आपके 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 को अगर आप मार्केट में जाएंगे, किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो सीसैट के नाम से जाना जाता है, पर ऑफिशियली ये पेपर 1 और पेपर 2 कहलाए जाते हैं। दोनों ही एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना होगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। पेपर 1 के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस करने को मिलते हैं। 100 क्वेश्चंस के हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। जो आपका सेकंड पेपर है उसमें आपके 80 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है और ये भी आपके 200 मार्क्स का बनता है। इसमें जो आपका सेकंड पेपर है इसमें आपको सिर्फ जी उदय जी कुछ कह रहे हैं आप? नो सर। ओके। तो जो आपका सेकंड पेपर है इसमें आपको आउट ऑफ 200 66 मार्क्स लाने होते हैं। सिर्फ 66 मार्क्स लाने हैं। अगर आप मिनिमम इतने मार्क्स ले आएंगे तो आपका पेपर 2 क्लियर माना जाता है। ये मार्क्स आपके कहीं पे भी ऐड नहीं होते। जो आपका पेपर 1 है इसमें आपको अपने मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसमें जो आपके मार्क्स आएंगे वही डिटरमाइन करेगा कि आप मेंस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो प्रीलिम स्टेज के आपके 2 पेपर हैं। एक पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का है जिसमें आपको सिर्फ 66 नंबर लेके आने हैं और पेपर 1 में आपकी कट ऑफ जो है वो आपको मेंस में लेके जाएगी। सिलेबस की अगर बात की जाए तो ये सिलेबस बहुत ही छोटा सा यूपीएससी हमें प्रोवाइड करता है, जो हमें सही पिक्चर नहीं देता कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आपको सीधा ये याद रखना है, जो भी सन के नीचे आता है, जहां जहां पे भी सन की रोशनी जाती है, आपको उसके बारे में सब पता होना चाहिए। ये सबसे इजी तरीका है इसको समझने का। यानी कि आपको आपकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ज्योग्राफी, चाहे वो इंडिया की हो या वर्ल्ड की हो, इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की गवर्नेंस, इकोनॉमी, इंडिया का एनवायरनमेंट या फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं आप इसको। इन सारी चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स की भी काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे आपके यहाँ पे लाइब्रेरी है, वहाँ पे जाके अगर आप मैगजीन्स या फिर डेली न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं तो आपका ये वाला पोर्शन आप अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही कवर करके चल सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स क्या है, जो हमें ऐसा लगता है कि हम 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, पर ये 1 साल का करंट अफेयर्स नहीं होता। हर एक न्यूज़ को डेवलप होने में कई सालों की उसकी हिस्ट्री चलती आती है। अगर आज कोई वेलफेयर स्कीम बन रही है तो उसकी ज़रूरत जो है वो पीछे कभी लगी होगी, इसीलिए आज हम उस स्कीम को बना रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप आज से न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप चीज़ों को पढ़ क्यों रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्या थी। तो ये आपकी इस एग्ज़ाम की जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, न्यूज़पेपर को पढ़ना, मैगजीन्स को पढ़ना। उसके अलावा ये सारी चीज़ें आप एक तरह से कह सकते हैं स्टैटिक है।
आपने एक बार हिस्ट्री पढ़ ली तो हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, बदलाव नहीं आते। सेम आपकी ज्योग्राफी के साथ है, पॉलिटी के साथ है। जो भी आपको एडिशन करना होगा वो इस करंट अफेयर्स के थ्रू होता रहेगा। तो ये आपके प्रीलिम्स के पेपर 1 का सिलेबस है। जो प्रीलिम्स का पेपर 2 है उसके अंदर ये आपका सिलेबस है, पर समझने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं कि आपको 10th क्लास तक की मैथ्स आनी चाहिए। ये जो मैथ्स है यूपीएससी कभी भी बहुत डिफिकल्ट मैथ्स नहीं पूछेगी, आपसे सिर्फ क्लास 10th तक का लेवल पूछेगी, इजी क्वेश्चंस पूछेगी, फोकस होता है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। आप शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो शॉर्ट ट्रिक के नाम पे अपने कोर्सेज सेल करते रहते हैं, आपको उन चक्करों में नहीं पड़ना है। शॉर्ट ट्रिक की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं 2 घंटे के अंदर, और आपको इन 80 क्वेश्चंस में से सिर्फ आई थिंक 27 क्वेश्चंस करके आने हैं, यानी कि 33 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ 27-28 क्वेश्चन भी करके आएंगे, आपका काम हो जाता है पेपर 2 के लिए। तो इसके अंदर आपको क्लास 10 तक की मैथ्स आनी चाहिए। रीजनिंग की आप कोई भी अच्छी बुक लेके उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई एम श्योर आपकी लाइब्रेरी के अंदर भी आपके बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक होती है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं यहाँ से। और मैथ्स होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए, और एक जो सबसे अहम हिस्सा आता है वो आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। फिर आपको 4 ऑप्शन होते हैं, और उस सवाल का जो आंसर है वो भी इन्हीं 4 ऑप्शंस में से कोई ना कोई एक होता है जो आपको चूज करना होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप सिर्फ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर सकते हैं, या फिर जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल पेज आता है, उस एडिटोरियल पेज के ऊपर आपको फोकस रखना है। जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आपको यह ध्यान रखना है कि न्यूज़पेपर 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक होती है आपकी न्यूज़, और दूसरे होते हैं आपके व्यूज़। न्यूज़ है फैक्चुअल चीज़ें कि आज की डेट में क्या हो रहा है, कहीं पे इलेक्शन हुआ है, कोई स्कीम पास हुई है, कहीं पे कोई डिजास्टर हुआ है, उस डिजास्टर को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, ये सारे के सारे फैक्चुअल चीजें, ये सिर्फ न्यूज़ है। इस न्यूज़ के ऊपर ढेर सारे लोग अपने व्यूज़ देते हैं, और ये जो व्यूज़ हैं ये आपको एडिटोरियल्स के अंदर देखने को मिलता है। तो एडिटोरियल के अंदर एक अच्छी आपको समझ मिलेगी कि किस तरह से आपको इन फैक्ट्स को यूज करके अपने विचारों को प्रस्तुत करना है, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ये एडिटोरियल आपके जो मेन स्टेज है, इस मेन स्टेज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो एडिटोरियल पढ़ने की अगर आप अभी से हैबिट डालेंगे तो प्रीलिम्स के पेपर 2 का जो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है ये भी आपका अपने आप ही होता रहेगा। ज्यादातर जो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं ये अच्छे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के ही पैराग्राफ्स होते हैं, उन्हीं पैराग्राफ्स को दे दिया जाता है और उन्हीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपकी प्रीलिम स्टेज है जिसमें आपको ये जीएस के बारे में सब कुछ पढ़ना है। दूसरा ये आपका मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के बाद आपकी मेन स्टेज चालू होती है। मेंस के अंदर आपका एक रिटन एग्जाम होगा। तो अगर रिटन एग्जाम की बात की जाए तो ये उसका सिलेबस है। तो देखने में ये बहुत ही ज़्यादा लगता है, रियलिटी में ये इतना बड़ा नहीं है। अगर किसी को डराना हो या फिर किसी रिलेटिव को आपको इम्प्रेस करना, तो आप कह देना कि मैं 9 एग्जाम लिखने वाला हूँ। रियलिटी में क्या होता है, आप ये पूरा का पूरा जीएस पढ़ चुके हैं सिवाय पेपर 4 को छोड़ के। ये आपको एक अलग से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ऐसे का जो पेपर है ये आपके न्यूज़पेपर्स के थ्रू और जो आपने जीएस में पढ़ा है इन्हीं के थ्रू आपका ये पेपर कवर हो जाता है ऐसे का। इंग्लिश आपको बहुत ही बेसिक लेवल की चाहिए होती है, और ये जो दोनों पेपर हैं, एक इंग्लिश का पेपर और एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर, ये दोनों के दोनों पेपर के मार्क्स आपके मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। आपको सिर्फ इन्हें क्वालिफाई करना है, सिर्फ इसकी कट ऑफ क्लियर करनी है, तो ये बहुत ही इजीली हो जाता है। तो ये दोनों पेपर आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे इसकी। ऐसे के लिए आपको अपना एथिक्स का पेपर स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ आपको न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ते रहना है। उससे आपका जो ये ऐसे का पेपर है ये क्लियर हो जाएगा आपका। फिर अगर हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ के सेक्शन की, तो उसके आपके 4 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर है ये आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। तो इंडिया की हिस्ट्री किस तरह से रही है, इंडिया का कल्चर कैसा था, इंडिया का हेरिटेज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया की सोसाइटी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमारी सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी के अंदर ये ईविल्स हैं। फिर जो भी आप ईविल्स पढ़ेंगे, इन ईविल्स को सॉल्व करने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। एज एन एस्पिरेंट सिविल सर्वेंट अगर आप बन जाते हैं, सिविल सर्वेंट बनने के बाद आपका मेन काम होता है इंडिया की दिक्कतों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। आप वहां पे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे कि हाँ इंडिया में हमेशा से ये कास्ट का ईविल चला आ रहा है, इंडिया में हमेशा से फीमेल के खिलाफ प्रेजुडिस चलता आ रहा है, ये सबको पता है। आप सिविल सर्वेंट हैं, आपको बताना है सॉल्यूशन क्या है, फीमेल्स को कैसे एम्पावर करना है, ईविल्स को कैसे रिड्यूस करना है। अगर इंडिया के अंदर पॉवर्टी है
तो इस पॉवर्टी को आप कैसे इरेडिकेट करेंगे, ये आपका तरीका होना चाहिए और यही चीज़ आपके एग्जाम के अंदर चेक की जाएगी। तो जो आपका ये मेंस का एग्जाम है, ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, इसके अंदर आपको लिखना पड़ता है। पैराग्राफ के अंदर आपके इसके अंदर आंसर्स होते हैं जिसको हम डिस्क्रिप्टिव नाम से जानते हैं। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उस क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा लाइनों में लिखना होगा, ठीक है। तो जब हम जीएस की बात कर रहे हैं तो पहला पेपर आपका हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी से जुड़ा होता है। पेपर 2 के अंदर आपको इंडिया की पॉलिटी के बारे में पता होना चाहिए, इंडिया की पॉलिटी और इंडिया के बाकी देशों के साथ किस तरह के रिलेशंस हैं वो पता होना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन में आपको हर एक छोटी छोटी खबर पता होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो खबरें देखनी है जिसका इंडिया के ऊपर असर होता है, इंडिया के ऊपर। जैसे कि अभी आपका रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, इनकी जो लड़ाई है, इस लड़ाई का पूरी दुनिया पे असर हो रहा है और इंडिया के ऊपर भी असर देखने को मिलेगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई और नेता, मतलब मान लेते हैं बोरिस जॉनसन ने कुछ कहा यूके के अंदर, ठीक है, तो यूके का नेता अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो उसका इंडिया के ऊपर बहुत असर नहीं है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी न्यूज़ आपको देखनी है। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपको अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप सिर्फ न्यूज़पेपर के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर्स। अगर मैं जीएस पेपर 3 की बात करूं तो उसके अंदर आपको इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सारे टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। और जैसा आपको ये सिलेबस दिया गया है इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपको कम से कम 2 क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट से मिलेंगे ही मिलेंगे। ये क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं तो लगभग उसी के जैसे हर साल पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। सिर्फ जो न्यूज़पेपर के अंदर कोई नई बात आई होती है उसको आपको इसमें ऐड करना होता है। इसी तरह सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी भी आपका न्यूज़पेपर्स के थ्रू प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपका कवर हो जाता है। एनवायरनमेंट आप ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए पढ़ चुके हैं, बायोडाइवर्सिटी भी वहां पे पढ़ चुके हैं, इकोनॉमी भी आप पूरा का पूरा प्रीलिम्स के लिए पढ़ चुके होंगे और साइंस एंड टेक भी। तो ये पूरा पेपर आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इनफैक्ट ये सारे के सारे। जो पेपर आपने प्रीलिम्स में कवर नहीं किया होता वो होता है आपका पेपर 4 जनरल स्टडीज का। ये पेपर है आपका एथिक्स का। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो एक सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट एक दिन वेलफेयर की स्कीम बना रहा है। मान लीजिए मैंने स्कीम बनाई कि जितने भी गरीब लोग हैं मैं सबको 100 रुपए दूंगा। फिर कल को मैं अपने रिश्तेदारों के पास गया और मैंने सबको कह दिया कि तुम सबके सब अपना बीपीएल का कार्ड बनवा लो, और मैंने इन सबको 100 रुपए दे दिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपनी पावर को मिसयूज किया। और एक सिविल सर्वेंट के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, तो जितनी ज्यादा पावर है उतने ज्यादा करप्शन के चांसेस, ज्यादा पावर है उतने ज्यादा करप्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए यूपीएससी आपकी प्रिपरेशन के स्टेज से ही आपके अंदर एथिकल वैल्यूज को इनकलकेट करने की बात कहता है, आपको अपने आप को एक इंटीग्रिटी वाला इंसान बनाने की बात करता है। तो इसीलिए आपका जो पेपर 4 है जनरल स्टडीज का, उसके लिए आपको एथिक्स और इंटेग्रिटी अच्छे से पता होनी चाहिए। दूसरा, इंडिया की जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक बच्चे के बर्थ से लेके उसके मरने तक की जो सिचुएशन है उन सब को आपको मैनेज करना है। अगर उसका बर्थ हॉस्पिटल में हो रहा है तो हॉस्पिटल की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, बर्थ के बाद उसको न्यूट्रिशन अच्छा मिलना चाहिए, बड़ा हो जाए तो एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद नौकरियां होनी चाहिए। ये सारी की सारी जो स्टेजेस हैं लाइफ की, हर स्टेज पे एक सिविल सर्वेंट को कुछ ना कुछ काम करना होता है। तो इतनी सारी जब दिक्कतों का सॉल्यूशन चाहिए तो एक सिविल सर्वेंट को अच्छे एप्टीट्यूड वाला होना चाहिए। तो इस एप्टीट्यूड के ऊपर भी आपको काम करना है। सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन एक कोई भी अच्छे हार्ट वाला इंसान जो है वो इन सब चीज़ों को एक लॉजिकल चीज़ें बोलेगा। तो इसकी भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। बस इसके अंदर आपको क्या ध्यान देना होता है कि किस तरह से आप अपने थॉट प्रोसेस को एक आंसर की फॉर्म में लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, तो सबको पता है हैप्पीनेस क्या है, लेकिन क्या आप उसको डिक्शनरी की मीनिंग लिख के आ जाएंगे, या फिर एक सिविल सर्वेंट का किस तरह का आंसर होना चाहिए उस तरह के आंसर को आपको लिखना है। तो ये जो आपका पेपर है ये ज़्यादातर आपके प्रैक्टिस का पेपर है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक किताब पढ़िए, उसके बाद सिर्फ आपको अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो ये जो है आपका मेंस के अंदर 2 आपके लैंग्वेज के पेपर होंगे, एक इंग्लिश का है और एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। इसमें अगर आप चाहें तो हिंदी, बंगाली, उड़िया कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। इनके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ते, क्वालिफाइंग नेचर है। फिर आपका एक एसे का पेपर होता है, फिर आपके 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं जिनकी हमने डिस्कशन कर ली। फिर आपके 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, या तो आप उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं, या फिर इंडिया के अंदर जिस भी सब्जेक्ट के अंदर ग्रेजुएशन की जा सकती है आप उनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इसके अंदर आपके सब्जेक्ट किस तरह के होंगे, जैसे हिस्ट्री आपका एक पूरा सब्जेक्ट है,
लेकिन यहाँ की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी वास्ट आपको पढ़नी पड़ेगी। ऐसी आप इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट ले सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट ले सकते हैं, सोशियोलॉजी का ले सकते हैं। अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो वो कोई भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ले सकता है, मैथ्स लिया जा सकता है। तो इसीलिए इनके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में चर्चा इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हर एक सब्जेक्ट अपने आप में स्पेशलिस्ट फील्ड है। तो आपको इस एग्जाम के लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होगा, ये आपकी चॉइस है, आप क्या चूज करेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी चॉइस नहीं मिल रही थी, जो वो देंगे सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उसके 2 पेपर होंगे और उन दोनों पेपर के अंदर आपको अच्छा स्कोर करके आना है, ठीक है। तो ये आपके पूरे मेंस का एक फ्रेमवर्क था, मेंस के रिटन एग्जाम का। और हर एक एग्जाम जो है आपका वो 250 नंबर का होगा, जिनके भी मार्क्स जुड़ रहे हैं। ये दोनों के दोनों एग्जाम आपके 300 नंबर के होंगे। इनके मार्क्स जुड़ते नहीं, सिर्फ इनको क्वालिफाई करना है। अब अगर कुछ टिप्स की बात की जाए, देखिए पंचवर्षीय योजना जो बताई गई है, ज्यादातर लोगों की ये सच्चाई है। सुनने में कड़वी लगती है कि 5 सालों तक तुम एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन सिविल सर्विसेज के अंदर ये एक सच्चाई बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ये पंचवर्षीय योजना ना बने, आप 1 या 2 साल के अंदर क्लियर कर लें इस एग्जाम को, तो कुछ चीजें आपको कभी नहीं भूलनी है। पहली चीज तो ये कि सिलेबस आपको पूरा का पूरा अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब आपको सिलेबस पता होगा तो आपको ये पता है कि आपको पढ़ना क्या है। तो अगर कोई भी यूजलेस चीज है, उस यूजलेस चीज को आप अपने सिलेबस के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे, तो क्या इसको पढ़ने की जरूरत है? आप इसको इग्नोर करते चलेंगे। दूसरी चीज, अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। फाउंडेशंस आप एनसीईआरटीज के थ्रू स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एनसीईआरटीज कुछ ऐसी बुक हैं जो कि आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर करती हैं। अगर आप 6 से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी कर लेते हैं, प्लस में 11th और 12th की कुछ गिनी चुनी एनसीईआरटी हैं, जिनकी लिस्ट आपको कहीं से भी आसानी से मिल जाएगी, जो आपको पढ़नी होती है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका इस एग्जाम का लगभग 75% सिलेबस पूरा हो चुका है। तो अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए एनसीईआरटीज के थ्रू। ये आपका दूसरा स्टेप होना चाहिए। तीसरा स्टेप्स है, आपके फाउंडेशन स्ट्रांग हो गए, अब इन फाउंडेशन के बाद आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी ज्यादा क्लियर करना है। आपको अपनी जो रीडिंग हैबिट्स है उसको थोड़ा सा और बड़ा करना है, थोड़ा सा और वाइड करना है। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपका थॉट प्रोसेस इवॉल्व होता है। जैसा संजय सर भी बता रहे थे कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आप एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग बनेंगे, आपका थॉट प्रोसेस और भी अच्छा होता जाएगा। वो बिल्कुल सही बात है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ज्यादा चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है। तो इसीलिए एनसीईआरटीज के बाद आपको कुछ रेफरेंस बुक्स पढ़नी होती है। हर सब्जेक्ट की अपनी रेफरेंस बुक्स है। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं मॉडर्न इंडिया की, तो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, या फिर बिपिन चंद्रा की बुक आती है, बिपिन चंद्रा की, आप वो पढ़ सकते हैं। इसी तरह इंडियन पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत, कुछ लोगों को डी बासु भी काफी अच्छी लगती है। मैं पर्सनली आपको ये बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, थोड़ी सी ज्यादा ही ये टेक्निकल हो जाती है। आप लक्ष्मीकांत के थ्रू पॉलिटी को कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आपको सिवाय एनसीईआरटीज के कुछ करने की जरूरत नहीं है। 11th क्लास की आप एक फिजिकल ज्योग्राफी की बुक कर सकते हैं और इंडियन ज्योग्राफी की बुक। अगर आप ये दोनों बुक्स कर लेते हैं, आपकी ज्योग्राफी पूरी कवर हो जाएगी। फिर भी अगर कुछ क्यूरियस स्टूडेंट्स होते हैं, आपके पास टाइम ज्यादा है, तो आप एक बुक जीसी लियोंग करके एक बुक आती है, इस बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं। एंशियंट इंडिया और मिडिवल इंडिया के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज को रेफर करना है। तो पुराने टाइम पे एक ओल्ड एनसीईआरटीज आती थी, जो कि आप किसी भी मार्केट में जाके मांगेंगे आपको इजीली मिल जाएगी। आरएस शर्मा की एनसीईआरटीज होती थी ये। अगर आप इन ओल्ड एनसीईआरटीज को कवर कर लेते हैं, आपकी एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री उसी के अंदर कवर हो जाती है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया की बुक को पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप जो ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे, यहीं से आपका आर्ट एंड कल्चर का भी काफी हद तक हिस्सा जो है वो कवर होता चलता है। इसके अलावा आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है, ये पूरा का पूरा आप न्यूज़पेपर के थ्रू करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप न्यूज़पेपर के थ्रू करेंगे। न्यूज़पेपर के अंदर अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आती है, काफी साइंटिफिक टर्म लग रही है, तो उसके लिए आप एक सिंपल सा गूगल सर्च कर लेंगे। सिंपल सा। ये सिंपल के ऊपर मैं क्यों जोर दे रहा हूं? क्योंकि गूगल एक ऐसा कुआं है जिसमें आप एक बारी कूद गए तो कितना अंदर जाएंगे आपको भी नहीं पता। आप एक सर्च करना चालू करेंगे, आपको एक और दूसरा शब्द दिख जाएगा जिसका मतलब नहीं पता, आप फिर इसका मीनिंग ढूंढेंगे। फिर आपको कोई चीज पता चल जाएगी, आप उसका मीनिंग ढूंढेंगे। तो इस तरह सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। आपको सिर्फ ये जानना था, ये जानिए और बाहर निकल के अपनी बुक से पढ़ाई कीजिए। तो बहुत ज्यादा आप इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर रिलाय ना करें, अपनी बुक्स के ऊपर फोकस करें। एक चीज जो आपको हर कोई बोलेगा वो ये कि अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए।
एक सब्जेक्ट की अगर आप एक बुक पढ़ रहे हैं तो उसी बुक को अच्छे से पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। जब आपको लगे कि आपने ये बुक बहुत बार पढ़ ली है और आपको कुछ और जानने की तमन्ना है, तो आप कोई दूसरी बुक पढ़ सकते हैं, वरना आप एक ही बुक के ऊपर फोकस करें। तो हर सब्जेक्ट के लिए 1 से लेके 2 बुक्स का ही फॉलो करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ और फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मंत्र आप हमेशा याद रखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज स्टार्ट्स विद न्यूज़पेपर एंड एंड्स विद न्यूज़पेपर। यानी कि न्यूज़पेपर से ही आपकी तैयारी चालू होगी और न्यूज़पेपर से ही खत्म होगी। जब आप प्री के बाद मेंस को क्वालिफाई कर लेंगे, आप इंटरव्यू में बैठे हैं, तो इंटरव्यू भी आपका पूरा का पूरा जो न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर के ऊपर ही आधारित होगा। आज की डेट में क्या चल रहा है, आपके उसको लेके क्या क्या व्यू पॉइंट्स हैं, यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। मेंस के अंदर भी आपके जो आंसर्स हैं, उसके अंदर आपको न्यूज़पेपर को यूज़ करना है। प्रीलिम्स के अंदर तो आप ये मान के चलिए कि आपके लगभग 40 टू 50% क्वेश्चंस जो हैं, वो न्यूज़पेपर से ही आते हैं। तो आपको न्यूज़पेपर का जो अहमियत है, वो पहले दिन से ही समझ के रखनी है। इसके अलावा अगर आपके किसी भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, तो अब आप पूछ सकते हैं। Hello, can you hear me, sir? जी, जी, बिल्कुल बताइए। सर माई सेल्फ अनुराग तिवारी। तो सर मैंने अपनी प्रिपरेशन लगभग 1-1.5 साल पहले स्टार्ट करी, मतलब मैंने कोचिंग भी ओके। ली विजन से। बट सर मेरे हुँ। साथ प्रॉब्लम ये है कि अब क्या है ना कि उनके कुछ अपने उनके नोट्स हो गए हैं, कुछ मैंने समझे अपने नोट्स बनाए। तो अब मुझे बिल्कुल। थोड़ा-सा बल्क सा फ़ील हो रहा है। और हुँ, जैसा कि मैंने देखा कि सर आपने लगातार चौथी बार मेंस दिया है। हुँ, सो सर मतलब क्या आपने चीज़ें की जो हर बार आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाए? और क्या ओके। चीज़ें आप मिस कर रहे हो कि आप मेंस में हुँ, अच्छा नहीं कर पा रहे हो? हुँ, तो मेरी ये सब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ जिससे मुझे प्रीलिम्स में बहुत थोड़ा आपकी तरह ईज़ हो जाए? ओके। और दूसरी चीज़, हुँ, मैं कन्फ्यूज़ हूँ सर, जो टॉपर्स कहते हैं ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। शायद मुझे लगता है ना कि अलग-अलग आप टॉपर्स की बात करोगे तो वो अलग-अलग बातें करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि कम पढ़ो हो जाएगा ये सब। हुँ, ओके। देखिए, पहले तो प्रीलिम्स की जो स्ट्रैटेजी की मैं बात करूँ, प्रीलिम्स के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन को जितना हो सके उतना सिंपल करना है। क्योंकि एक सच्चाई है जो आपको कोई बताएगा नहीं, और वो सच्चाई है कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप चाहे कितना भी पढ़ के चले जाएँ, 30 से 35 क्वेश्चन आपको आते होंगे और आपको क्लियर करने के लिए कम से कम 60 से 65 क्वेश्चन चाहिए। तो ये जो बीच का गैप है, इस गैप के अंदर लोग करते हैं गैस वर्क। लेकिन ये जो गैस वर्क है, ये अंधा गैस वर्क नहीं होता है। ये किसी ना किसी नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है? जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएँगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये नहीं पता कि करेक्ट आंसर कौन-सा है इनमें से, लेकिन आपको कोई ना कोई मार्क तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गैस वर्क क्या होता है, आपको ये पता है ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक है। अब इन दोनों के ऊपर कहीं न कहीं यूपीएससी ने आपको हिंट दिया होगा कि आंसर क्या है, और वो आपका नॉलेज से आएगा। तो आप जितना ज़्यादा बार चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, उतना ही आपके लिए गैस वर्क ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वो यही आती है कि लोग ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उन्होंने क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ ली, क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो ये देखते हैं कि क्या उन्हें आंसर आता है या नहीं आता। वो कहेंगे कि मेरे को इन चारों में से ये नहीं पता सही आंसर क्या है, वो इसको छोड़ देंगे या फिर गलत मार्क करके आगे चले जाएंगे। ये काम नहीं करना है। यूपीएससी के अंदर ज़्यादातर आपके क्वेश्चन ऐसे ही होंगे कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में ही नहीं आएगा सही आंसर क्या है। तब आपको इस गैस वर्क के ऊपर, या फिर इसको आप एलिमिनेशन मेथड भी कह सकते हैं। एलिमिनेशन में आप पहले तो गलत जो ऑप्शंस आपको लग रहे हैं कि ये 100% गलत है, उसको एलिमिनेट कर दिया। फिर इनके ऊपर आपको थोड़ा-सा ध्यान लगाना है, थोड़ा-सा रिकॉल करने की कोशिश करनी है, और आपको ज़्यादातर चांसेस है कि सही मिल जाएगा। एटलीस्ट मैं हो गया, मेरे साथ जितने भी बाकी एग्ज़ाम देते थे, उनके साथ यही होता था कि अगर आपको नॉलेज पूरी है, तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकता था। क्योंकि प्रीलिम्स का एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए वो स्टेटमेंट फिर भी बोलूँगा। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है, वो सेलेक्ट करने के लिए नहीं होता है। ये एग्ज़ाम होता है, इट इज़ टू कीप द रास्कल्स आउट। ये आपके रिक्रूटमेंट का एक सेंटेंस है कि कुछ एग्ज़ाम की स्टेजेस ऐसी होती हैं जिसमें हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रीलिम्स उसी चीज़ का है। तो अगर आप थोड़े से भी हार्ड वर्किंग हैं और आप सही स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस गैस वर्क और एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने मेंस के बारे में पूछी, मेंस आपसे डिमांड करता है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। अगर पर्सनली आपने, क्योंकि मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछा, तो मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मैं जब जॉब पे था, उस टाइम पर ये काम करता था। उस टाइम पर मैं अपने मेंस दे रहा था। तो मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मैं कभी भी आंसर नहीं लिखता था। मैं सिर्फ़ अपने सिलेबस को ही कंप्लीट कर पाता था और फिर जाके सीधा
मेंस के अंदर रियल जो पेपर हो रहा है उसके अंदर आंसर लिखता था और फिर वो पेपर ही पूरा नहीं हो पाता था मेरा। तो ये मेरे साथ एक दिक्कत रही, तो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप मेरी तरह चीज़ों को फॉलो करें। आप सिलेबस पूरा कर लें और उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको अगर 3 घंटे के अंदर लगभग 20 क्वेश्चंस लिखने हैं और मिनिमम वर्ड्स आपके 200 से 300 हैं, तो ये कर पाना 3 घंटों के अंदर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो पहले से ही आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ कि आप प्रीलिम्स के लिए क्या कर सकते हैं जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाए। पहले तो जितने ज़्यादा टॉपर्स की स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे उतने आपके चांसेस जो हैं वो कम होते जाएंगे चीज़ों को क्लियर करने के। कारण इसके पीछे एक सिंपल सा है कि हर एक टॉपर अपनी पढ़ाई को ग्लोरीफाई करना चाहता है। मैंने ये वाली बुक पढ़ी, इस बुक से मेरे को 2 क्वेश्चन मिल गए प्रीलिम्स के अंदर, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। 2 क्वेश्चन से किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन होता है आपके 50 क्वेश्चन से। 50 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जितनी भी आपकी एनसीईआरटीज़ हैं उनको पढ़ने के बाद, जितनी भी आपकी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है उनको पढ़ने के बाद। आप इन 50 क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिए, ना कि इन 2 क्वेश्चन के ऊपर। हर टॉपर मतलब हर कोई यही चाहेगा ना कि हर कोई देखे कि मैं कितना ऊपर हूँ, मैंने कितनी अच्छी तैयारी की। तो ये जो ग्लोरिफिकेशन है आपको इससे दूर रहना है। एक कोई भी टॉपर का वो पढ़िए आप कि उसने किस तरह से तैयारी की, वहां से आपको क्या टेक अवे करना है। टॉपर की स्ट्रेटेजी से आपको टेक अवे करना है कि उसने कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो किया। सिर्फ वो स्टैंडर्ड बुक्स को आपको देखना है। उसका आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टेबल देख सकते हैं और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा आपको। ठीक है, अगर कोई यूनिक बुक बता रहा है कि ये बुक पढ़ लो और इससे सिलेक्शन हो जाएगा, उसको आप बिल्कुल आंख बंद करके इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो एक तो आपको ये देखना है। दूसरा, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको इन्हीं बुक्स को, ये जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं और जो एनसीईआरटीज़ हैं, इन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। जितना हो सके उतनी बार रिवाइज करना है। आप खुद देखेंगे कि अगर आपने बिपिन चंद्रा पढ़ी है, एक बार बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे आपको लगेगा कि मैंने पूरी पढ़ ली। जब दूसरी बार पढ़ेंगे आपको एक नई नॉलेज मिलेगी, एक नया थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। तीसरी बार पढ़ेंगे तब आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाँ बिपिन चंद्रा असली में है क्या, इंडिया की हिस्ट्री है क्या। ठीक है, तो रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम्स। यकीन मानिए अगर आप रिवीजन अच्छे से करके जाएंगे और इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर जाइए, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ सिंपल स्ट्रेटेजी रखिए, सिंपल बुक्स रखिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। और आई होप मैं आपका आंसर दे पाया हूँ। अगर आपको अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक्स भैया। लाइक एक चीज हम्म। और मुझे और कंफ्यूज कर रही है, जैसे आई हम्म। एम इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, तो अभी ग्रेजुएशन ठीक है। मेरा चल रहा है, 3rd ईयर में हम आए हैं। तो सर मेरा क्या है ना कि इकोनॉमिक्स जब मैंने अपनी जो हमारी टीचर पढ़ाती थी दीपिका मैम, उनसे डिस्कस किया, सिलेबस उनको दिखाया, तो मैं 12th में मेरे पास मैथ्स थी, तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे लिए थोड़ा बर्डनसम हो जाएगा, लेकिन एक और सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी जिसमें मैं इंटरेस्ट लेता हूँ। तो मैं ठीक है। ये सोच रहा हूँ कहीं मैं इंटरव्यू में गया और वो ये पूछ लिए कि आपने एंथ्रोपोलॉजी क्यों ली, आपका ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में है, तो मैं क्या कहूँगा उनको? ओके, तो देखिए ज़्यादातर जो लोग एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं वो इंजीनियर्स होते हैं, ज़्यादातर क्लियर करने वाले। ठीक है, इंजीनियर्स होंगे या फिर डॉक्टर्स होंगे, ये एक फैक्ट है। और ये कौन सा सब्जेक्ट लेके क्लियर करते हैं? कोई हिस्ट्री लेके कर रहा है, कोई पबैड लेके कर रहा है, कोई सोशो लेके कर रहा है। एक इंजीनियर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ के एग्जाम को क्लियर कर रहा है, तो उसके सामने भी सेम दुविधा आ रही होगी, लेकिन तब भी क्लियर कर रहा है ना वो। आपको इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है। इंटरव्यू के अंदर सिर्फ आप अपने, अगर जो भी आपने स्टैंड लिया है, जो भी आपने डिसीजन लिया है, अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं तो इंटरव्यूअर आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। सिर्फ आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि आपके पास है। आपको अगर लग रहा है कि इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट आप मैनेज नहीं कर सकते और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आपको ईजी लग रहा है, तो आप बिल्कुल इसको लीजिए और सेम आंसर देके आइए, वो आपको ज़्यादा इसके ऊपर ग्रिल नहीं करने वाले। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए ना। आप इंजीनियर और डॉक्टर होके साइंस पढ़ने के बाद पूरी ज़िंदगी साइंस पढ़ी है और पेपर क्लियर कर रहे हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट से, तो उनके लिए तो कहीं ज़्यादा मुश्किल है ये सब चीज़ों को जस्टिफाई करना, तब भी कर पा रहे हैं वो। Any other question from student side? जी सर, आई हैव क्वेश्चन। Okay, जय हिंद सर। yes, जय हिंद wait. सर, जय माई हिंद। सेल्फ आस्तिक, अच्छा, सेकेंड ईयर आस्तिक, स्टूडेंट ऑफ BSc ऑनर्स। जी हाँ, सर। हाँ, अपना क्वेश्चन शॉर्ट रखना, ठीक है, जी सर। टू बस द मेरे पॉइंट। शॉर्ट 2 क्वेश्चन। सर मैं BSc अगर मैथ्स ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ,
मैं बस ये पूछना चाहता हूँ सर, ऑप्शनल में मैथ्स को एक टफ सब्जेक्ट क्यों बनाया जाता है? जिससे पूछिए हमसे ये क्यों कहता है कि वो काफी टफ सब्जेक्ट है। और सर मेरा दूसरा सवाल बस ये है कि जैसे 4-4 साल 5-5 साल लोग सिविल सर्विसेज में लगा देते हैं अपने, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, तो उसके बाद एज अ सिविल एस्पिरेंट सिविल की तैयारी करने के बाद 5 साल के बाद सिलेक्शन ना होना, तब हम कहाँ कहाँ क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज बचती हैं हमारे पास? बिल्कुल। देखिए, पहले क्वेश्चन के ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि टफ़ और ईज़ी जो है वो काफ़ी सब्जेक्टिव है। मेरे लिए मैथ्स ऑप्शनल बहुत टफ़ है और मैंने ज़्यादातर लोगों को नहीं देखा मैथ्स ऑप्शनल लेते हुए। तो कोई मुझसे पूछेगा मैथ्स ऑप्शनल कैसे है? तो मैं कह दूँगा बहुत मुश्किल है। आपसे अगर कोई पूछेगा तो आपने पूरी ज़िंदगी मैथ्स पढ़ी है, आप कहेंगे मैथ्स तो मेरे को बड़े अच्छे से आती है, तो आपके लिए ये ईज़ी है। तो बाकियों की मत सुनिए, अगर आप सिलेबस देखिए पहली चीज़, ठीक है? दूसरी चीज़, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। इन दोनों को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने पूरी ज़िंदगी मैथ्स पढ़ा है, आप उसी में ही अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या आप वो सब करने के बाद आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के आपको लगता है कि आप इसको कर सकते हैं या नहीं? अगर हाँ, तो बिल्कुल ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो बिल्कुल इसको स्विच कर दीजिए, कोई और ऑप्शन ले लीजिए। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है? अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत ही सॉरी Auto, field, folder, meet, WhatsApp, प्लीज ऑडिबल हूँ मैं? कुछ पीछे डिस्टर्बेंस आ रही है शायद। or option. समझ आ रही है? कृष्णा, प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए बेटा। ओके। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 5 सालों तक आप तैयारी करते रहे या फिर कोई भी तैयारी करता रहा, उसके बाद उसके पास क्या-क्या चॉइसेस बचती हैं। तो देखिए, आप सिलेबस ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें आप एप्टीट्यूड हो गया, रीज़निंग हो गई, ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके साथ-साथ आपको जनरल स्टडीज़ का भी सब कुछ पढ़ना है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, सब आप पढ़ेंगे, ठीक है? अगर आप ईमानदारी से ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद भी आपका सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं होता है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस होती हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी सिलेबस जो है वो लगभग ऐसा ही होता जा रहा है। आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आप देख सकते हैं, दूसरी चीज़ है आपका जैसे कि एसएससी वाली बॉडी जो है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपकी मैथ्स, रीज़निंग आती है और एक पोर्शन में आपका जीएस आता है। आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। और एक मैं इसके बाद एक पर्सनल आपको एडवाइस दूँगा, ठीक है? स्टेट पीएससी हो गया, एसएससी हो गया, आपके आरबीआई का पेपर होता है ग्रेड बी का, जो कि काफ़ी अच्छा पेपर है। आप एक बारी अगर इतनी तैयारी करने लगेंगे, तो इतना आपको पता चल जाएगा कि आप मेहनत से नहीं डरते हैं। और अगर आप मेहनत से नहीं डरते, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको हमेशा रखना है कि मैंने अपने जीवन के अगर कुछ साल इस एग्ज़ाम को दिए हैं, उसके बाद भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, तो भी आप लूज़र नहीं हैं। आपने बहुत मेहनत की है और इस मेहनत के बेसिस पर आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ क्लियर कर लेंगे। इसी कॉन्फिडेंस के साथ इस तैयारी को चालू करना है, ठीक है? फिर इसके साथ-साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसा संजय सर ने कहा कि आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को चालू रखिए। पोस्ट ग्रेजुएशन आपको एक अपॉर्च्युनिटी हमेशा देता रहेगा। 2 साल के बाद आप उस पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर कुछ कर सकते हैं। नहीं तो आज की डेट में कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं, जिनके अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, पर आप खुद भी उसको सर्च कर सकते हैं। कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं, जहाँ से आप प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ कर सकते हैं। ये प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ कैसे हैं? जैसे कि आपकी पार्ट टाइम एमबीए, ठीक है? आपकी डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के कोर्सेज़ जो हैं आप घर पे बैठे-बैठे कर सकते हैं। दिन में आपकी 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है और हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है। इसके बाद ये आपको बाकायदा सर्टिफ़िकेट देते हैं। अगर आप डिप्लोमा कोर्स में एनरोल करा रहे हैं तो आपको डिप्लोमा देते हैं और ये आपको पूरी तरह से हेल्प करते हैं प्लेसमेंट कराने में। तो आप जहाँ पे भी प्लेसमेंट चाहते हैं उसमें भी आपकी ये मदद होती है और आप यहाँ से भी नौकरी को ले सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा रूट बन चुका है। मैं पर्सनली काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो इस तरह से काम कर रहे हैं और अच्छी खासी उनकी आज की डेट में सैलरी है। तो निराश नहीं होना है। अगर आप चाहते हैं तैयारी करना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बिना किसी डर के इसकी तैयारी करिए। आप यूथ हैं, नौकरियाँ कम होती जा रही हैं लेकिन अपॉर्च्युनिटीज़ इंक्रीज़ होती जा रही हैं और उन अपॉर्च्युनिटीज़ के ऊपर आपको नज़र रखनी है। जैसे ये वाली जो अपॉर्च्युनिटी है, ये आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले हमें पता भी नहीं थी। आज की डेट में ये अपॉर्च्युनिटी आई है, तो आप इसको अवेल करते रहेंगे, ठीक है? तो डरना नहीं है, बस तैयारी कीजिए और निराश मत होइए। और कोई क्वेश्चन? सर हमारे पास मैथ नहीं थी, मैं बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ, तो सर हम मैथ्स कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर बीए के स्टूडेंट हैं और आपने ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं पढ़ी है,
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप मैथ्स ना लें। तो फिर मैथ्स काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको बिल्कुल ग्रेजुएशन के लेवल की मैथ्स पढ़नी है और वो अब शुरू करेंगे, 2-3 साल तो उसको समझने में लग जाएँगे। बीए के स्टूडेंट थे तो आप अपनी हिस्ट्री देखिए, सोशियो देखिए, काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स हैं उसमें। नो सर, जो जनरल मैथ्स पूछी जाती है आपने बताया था 10th तक अच्छा। की, जो कि ऑप्शनल हुँ। ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा मैं। ओके, ओके। 10th क्लास तक की मैथ्स बहुत ही ईज़ी आती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप कोई भी बुक लेके पढ़ेंगे 2-3 महीने के अंदर वो हो जाती है। तो आर.एस. अग्रवाल करके बुक आती है, आर.एस. अग्रवाल, आप इसको ले सकते हैं। एक बुक आती है क्वांटम कैट, क्वांटम कैट आती है सर्वेश कुमार की, ठीक है, सर्वेश कुमार वर्मा की। ये क्वांटम कैट जो है ये आपके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की है। तो इसमें 3 लेवल के अंदर क्वेश्चंस होते हैं। आप सिर्फ लेवल 1 और अगर टाइम मिल जाए तो लेवल 2, सिर्फ इतना सॉल्व कर लीजिए, लेवल 3 आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सर्वेश कुमार की बुक भी काफ़ी अच्छी है। तो 10th क्लास तक लगभग हर किसी ने पढ़ी होती है, इसलिए यूपीएससी 10th क्लास तक की पूछ रहा है। डिफिकल्ट नहीं पूछता, सिर्फ आपको इन दोनों बुक्स में से कॉन्सेप्ट्स को देखना है। आप फॉर्मूले रट के चले जाएंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट ट्रिक रट के चलेगा, नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ गए, क्वेश्चन 100% हो जाएगा आपका। ठीक है Sir, one question is there. जी। Sir, for science and technology thing, GS paper 3, sir, is 10th class, 10th तक की sir science enough रहेगी या फिर 11th 12th की भी करनी जरूरी है? आपको 10th तक की भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ न्यूज़पेपर से जो रेलेवेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ चल रही है, उस न्यूज़ के ऊपर फोकस रखना है। इस न्यूज़ से जुड़ा हुआ जो भी आपको थ्योरी मिलती है, उस थ्योरी को आपको कवर करना है। आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। क्वेश्चन साइंस एंड टेक के किस तरह के आएंगे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पूछा जाएगा। ये आपको किसी एनसीईआरटी में किसी बुक में नहीं मिलेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहाँ मिलेगा? न्यूज़पेपर के अंदर और उससे जुड़ा हुआ छोटा सा गूगल सर्च। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ड्रोन्स के बारे में, ड्रोन्स आपकी किसी बुक के अंदर नहीं है लेकिन आपके न्यूज़ में रहता है, गूगल के अंदर रहता है। आपसे साइंस एंड टेक में आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोरोना के बारे में, ये भी आपको साइंस में नहीं मिलेगा, ये भी न्यूज़ में है। तो साइंस एंड टेक के लिए आपको ज़्यादा बुक्स नहीं, अवेयरनेस के ऊपर फोकस रखना है। Thank you, sir. ओके, I believe एनी मोर Sir, क्वेश्चंस? has a question. जी, Ma'am, जी जी पहले पूछिए अपना क्वेश्चंस। नाम बताइए और उसके बाद अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। yes, sir, I'm saying that Palvinder ma'am has raised her hand, so I believe she has a question. Sir. ओके, प्रवीण मैम। Palvinder ma'am, am I audible to you? Ma'am, am I audible to you? किसी और का कोई क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट साइड? Uday sir. हाँ जी, Parvinder this side. हाँ जी, हाँ जी मैम, पूछिए मैम। Okay, Anish is there. यस 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 मैम, यस आई एम हियर। Okay, अनीश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं यहाँ इकोनॉमिक्स टीच करती हूँ। ये तो बच्चों के लिए हाउ टू क्रैक, ये बहुत अच्छा भी मुझे लगा कि पॉइंट्स मैंने सारे रेलिवेंट लगे एंड वेरी पेशेंटली यू आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। मेरी एक क्वेरी है कि बीइंग अ टीचर, जब वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या किसी अलग तरीके से हमें भी उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है उसी सब्जेक्ट में? ओके सर, ओके। पहले तो बहुत ही अच्छी चीज़ आपने पूछी है, क्योंकि स्टूडेंट्स, टीचर जो हैं वो पर्सनली इतना इन्वॉल्व होते नहीं है स्टूडेंट्स के साथ। एक चीज़ जो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं वो रीडिंग हैबिट डेवलप करवा सकते हैं स्टूडेंट्स की, स्पेशली न्यूज़पेपर्स को लेके। तो जैसे आप इकोनॉमिक्स अगर पढ़ा रही हैं, तो किसी दिन क्लास के अंदर अगर आप न्यूज़पेपर लाके कि इस न्यूज़पेपर के अंदर कौन-कौन सी न्यूज़ रेलेवेंट है, कहाँ से आप उसकी थ्योरी को कवर कर सकते हैं, वो चीज़ अगर आप बताती चलेंगी। जैसे अभी रशिया यूक्रेन की वॉर है, इसकी वजह से इकॉनमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वॉर का इकॉनमी के ऊपर क्या असर होता है, इस तरह के टॉपिक्स को आप करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके अगर बताएंगी, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा ब्रॉड सोच पाएंगे आई थिंक एग्जाम्स के अंदर।
बाकी आप अगर चाहें पर्सनली आप एक बारी एनसीईआरटीज़ को देख सकते हैं कि एनसीईआरटीज़ के अंदर क्या-क्या चीज़ें कवर्ड हैं और उस हिसाब से स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि ये चीज़ें आपको हमेशा टिप्स पर रखनी है। तो जब भी आप क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ा रहे होंगे, तो एक हायर लेवल की इकोनॉमी पढ़ा रहे होंगे, तो वहाँ से आप बता सकते हैं कि किस तरह आप एनसीईआरटी के साथ उसको लिंक कर सकते हैं। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आप कुछ पढ़ा रहे हैं, उसकी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो बेसिक्स एनसीईआरटीज़ में दिए गए हैं, वो आप बता सकते हैं। आई थिंक वो काफ़ी हेल्प करेगा इनकी। Okay, Anish. Thank you. Thanks a lot. वेलकम मैम। अभी Any आप कुछ other पूछ रहे थे? question? सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सर, अनीस सर से। सर हमें यूपीएससी के लिए कोचिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए? रियली जब भी आपको लगता है कि आपके पास टाइम है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं और आपको इनफ टाइम मिल जाता है, तो वो आपके लिए एकदम ऑप्टिमम टाइम होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन का जो लास्ट ईयर है, वो ख़त्म होने तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और फिर उसके बाद आप अपीयर हो सकते हैं। अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं, तो फिर ग्रेजुएशन के टाइम पे आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहिए और एनसीईआरटीज़ पढ़ते रहिए फ्री टाइम में, और जो आपका ड्रॉप ईयर ले रहे हैं आप, उस ड्रॉप ईयर में आप कोचिंग ले सकते हैं। पर्सनली मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ड्रॉप ईयर लें, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थर्ड ईयर से चालू कर दें। किसी भी तरह टाइम निकाल के 1-2 घंटे यूथ एनर्जी को यूज़ करो आप। ओके सर, एक और क्वेरी है। जी। सर मैं ये है कि जैसे मैंने मेंस आंसर राइटिंग मैंने अपनी मेंस इंग्लिश में करी है, और मैं अपना इंटरव्यू हिंदी में अगर देना चाहूँ तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल अलाउड है। सर इसमें कोई रैंकिंग पे इफेक्ट तो नहीं आएगा कि नहीं, नहीं। हिंदी मैंने चूज किया है तो? बिल्कुल नहीं, मतलब जो इंटरव्यू बोर्ड है काफ़ी सेंसिबल होता है, तो वो बिल्कुल भी इस चीज़ को माइंड नहीं करता है कि आप किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं, और वो आपको पूरा कंफर्टेबल करेगा, जिस भी लैंग्वेज में आप बोलेंगे। ओके सर। जी। Any other question? सर उधर से मुझे क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ जी बेटा, अपना नाम और फिर क्वेश्चन सर पूछिए। सर अभिषेक कुमार सर, मैथमेटिक्स थर्ड ईयर सर। ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मेंस में सर जो GS4 का पेपर होता है वो बेसिकली सर एथिक्स के बेस्ड होता है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एथिक्स कैसे कंप्लीट करें सर, वो उस पेपर को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं हम सर, कम से कम टाइम में सर। कम से कम टाइम में आप उसकी कोई भी एक बुक ले सकते हैं। एथिक्स की आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी बुक लेके एक बारी रीड कर सकते हैं। एथिक्स के अंदर आपके सिलेबस दे रखा है एक, उस सिलेबस में हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के जो भी कंपोनेंट्स हैं, आप उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा गूगल सर्च करना चाहें तो उससे कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी बुक लेंगे उसके अंदर दे रखा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस ये होती है। इंटेग्रिटी क्या होती है, वो दे रखा है। ठीक है? इंटेग्रिटी का पढ़ लिया। फिर जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपकी किस तरह की मॉरल वैल्यूज़ हैं। इसी के अंदर आपको थोड़ा बहुत इंडिया की सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो आपकी सोसाइटी से काफ़ी ज़्यादा मैच करती हैं। आप जिस सोसाइटी में बड़े होंगे, उसी तरह की आपकी वैल्यूज़ बनती जाएँगी। तो इन सारी चीज़ों का एक बेसिक डेफ़िनेशन आपको पता होनी चाहिए, जो आप किसी भी छोटी-मोटी बुक से पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं कोई पर्टिकुलर बुक नहीं बताऊँगा, क्योंकि हर एक बुक एक जैसी है। तो कहीं से भी ये डेफिनेशंस को पढ़िए, फिर खुद उसके ऊपर थोड़ा-सा सोचिए। अगर आपसे कोई हैप्पीनेस पूछ रहा है, या फिर आपने इंटेग्रिटी की डेफिनेशन पढ़ ली कि इंटेग्रिटी का मतलब है कि जब आपको कोई नहीं भी देख रहा तब भी आप गलत काम नहीं कर रहे, ये आपकी इंटेग्रिटी है। अब आप खुद जब भी फ्री टाइम मिल रहा है, तो आप सोचिए कि क्या आपके लाइफ के अंदर कभी ऐसा हुआ जब आपको अपनी इंटेग्रिटी दिखाने को मिली? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटेग्रिटी? गिव मी एन इंस्टेंस व्हेन यू फेस्ड क्राइसिस ऑफ इंटेग्रिटी। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएँगे। तो आप अपनी रियल लाइफ के इंसिडेंट्स को सोच सकते हैं। रियल लाइफ में कभी नहीं हुआ, तो आप खुद इंसिडेंट बना लीजिए। किस तरह का इंसिडेंट बना सकते हैं आप कि आपके दोस्त के पास बचपन में एक बहुत ही सुंदर पेन था, आप उसको लेना चाहते थे। वो बाहर गया हुआ था और आपके पास पूरा मौका था कि कोई भी नहीं देख रहा, आप उस पेन को चुरा लें। आपने नहीं चुराया, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है ये, ठीक है? और इसी तरह के आंसर लिख के टॉपर्स काफ़ी अच्छे नंबर लेके आए हैं इसके अंदर। ठीक है?
Thank अगर you, इसी में sir. आपको ओके Any other question? सर मेरा नाम प्रिंस कुमार है, मैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो जी मैं प्रिंस। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो हिंदी मीडियम में हिस्ट्री को एज ए ऑप्शनल रखना कितना सही है सर? अगर हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शनल है, आप बिल्कुल रख सकते हैं उसे। मतलब आप मीडियम के बेसिस पर अपने ऑप्शनल को मत डिसाइड कीजिए, आपको जो ऑप्शनल अच्छा लग रहा है आप उसको ले सकते हैं, इसका मीडियम से कुछ लेना देना नहीं है। सर आप इकोनॉमिक, सर मैं दीक्षा कश्यप बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर, तो आप इकोनॉमिक ऑप्शनल के बारे में कुछ बताइए, वो कैसे इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं? इकॉनमी के लिए बेसिक से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक मतलब एनसीईआरटीज़, जो कि आई होप आपको ऑलरेडी आती ही होगी। एनसीईआरटी के बाद आपकी एक बुक आती है उमा कपिला। उमा कपिला आप रेफ़र कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस निकालना है। उस सिलेबस के अंदर जो भी आपके वो दे रखे हैं टॉपिक्स, आप उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके पास जो भी बुक है, चाहे आपके प्रोग्राम के अंदर बुक होगा, आपके कॉलेज का स्टडी मटेरियल होगा, आप उन बुक से उस टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। ये एक जनरल एडवाइस है किसी भी ऑप्शनल के लिए कि आप सिलेबस निकालिए, सिलेबस का जो टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक को अपनी किसी भी बुक के अंदर सर्च करके उसके एक छोटे से नोट्स बना के रख लीजिए। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी बना सकते हैं, डायग्राम की फॉर्म में भी बना सकते हैं, ताकि आप रिवाइज कर सकें इसको। तो पहले तो टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स तैयार करते चलिए, ठीक है? फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के बाद आपको ये पता लगाना है कि आपने जो पढ़ा है क्या आप उनके बेसिस पर उनको आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो ये आप किसी भी ऑप्शनल के लिए कर सकते हो। फिर जैसे ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, थोड़ा सा स्पेशलिस्ट है जिसके ऊपर मैं आपको बहुत ज़्यादा गाइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद एज एन ऑप्शनल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, ठीक है? तो इसके लिए आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकते हैं किसी टॉपर का, जिस टॉपर ने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेके एग्जाम को क्लियर किया हो, तो आप उसकी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। पर एक या दो टॉपर को ही फॉलो करना है, 3-4 टॉपर्स को फॉलो मत करना, ठीक है? आई होप सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जा चुके होंगे, एंड थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट के कारण हम और क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे। सो आई थैंक Anish ji for the wonderful session. I hope all the queries of our students are solved. Now I request to Professor Asha Rani ma'am, who is the convener of Career Guidance Committee, to give the vote of thanks. Asha ma'am. जी जी, कैमरा नहीं मेरा ऑन हो रहा है, सेटिंग में कुछ गड़बड़ है। मैम साइड में एक माइक के साथ एक वीडियो का ऑप्शन आ रहा होगा। मैं आ नहीं रहा। खैर एनीवे, नमस्कार। सबसे पहले मैं IQAC, समरथ, विद्या विस्तार, आजादी का अमृत महोत्सव, DUC एंड कैरियर गाइडेंस कमेटी की ओर से आज के मुख्य वक्ता अनीश मोहन जी का हार्दिक आभार अभिव्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही सहज और सरल ढंग से जिस तरह से सिविल सर्विसेज की जानकारी दी है, किस तरह से प्रीलिम्स और मेन पेपर्स हम क्रैक कर सकते हैं या उन्हें पास कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने अपने वक्तव्य में की। ये जो इसकी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट्स विद न्यूज़पेपर एंड एंड्स विद न्यूज़पेपर हो, तो हमारी आधे से ज्यादा पेपरों की तैयारी तो उसी से ही हो सकती है। दूसरा, न्यूज़ और रिव्यूज पढ़ने बहुत ही जरूरी हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो हमारी जो सिविल सर्विसेज जो हमारे बच्चे पास करते हैं और जब वो अपनी सेवाएं देने के लिए जाते हैं, तो उसके मूल मंत्र में हमारे लगभग हमारी लैंग्वेज होती है, हमारा लिटरेचर होता है और हमारा कल्चर जो होता है वही रिफ्लेक्ट करता है। यदि
बच्चे शुरू से ही इन सभी चीजों को कमांड करना शुरू कर दें, अपनी भाषा पर ध्यान दें, अपने साहित्य पर ध्यान दें, उसमें बहुत सारी चीजें, जितने भी वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं, सब समाये हुए हैं, और कल्चर पूरा अपना समझ लें, अपने समाज का, अपने देश का, तो उनकी आधी से ज्यादा जो तैयारी है वो वैसे ही हो जाती है। बाकी बहुत खूब आपने कहा है कि आपको भारतीय पूरे परिदृश्य के साथ साथ पूरे वैश्विक स्तर पर भी जितनी भी चुनौतियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी आ, हो रहा है, घट रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने विषय को जिसको भी आप चयन करें, उसकी थॉरोली जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे तो आप किसी भी कंपटीशन को क्रैक नहीं कर सकते हैं। आपने बहुत ही सरल और सहज तरीके से, मुझे लगता है, सारे बच्चों की जितनी भी जिज्ञासाएं थी उनका शमन किया है, और साथ ही उन्हें बताया है कि किस तरह से पेपर फर्स्ट में आपको कट ऑफ ही तक ही पहुंचना है, पेपर 2 में आपको 66% लाने हैं, और आगे चलकर शॉर्ट मेथड्स को नहीं अपनाना है, बल्कि हर चीज को गहराई से जाकर के पढ़ना है, देखना है। और बच्चों में ये अक्सर होता है कि आपने भी बात की है कि टॉपर्स के पीछे बहुत भागते हैं। आजकल जितने भी चैनल्स देखिए, हर टॉपर ने उनके इंटरव्यूज आते हैं, और अक्सर टॉपर्स दो बातें ही कहते हैं। किसी भी टॉपर को आप सुन लीजिए, या तो बहुत कहेगा अपने आप को शेखी बगाड़ने के लिए कि ये तो बहुत ही इजी था, इसमें तो कोई काम ही नहीं था, मैंने तो ऐसे ही निकाल दिया, या फिर दूसरा ये कहेगा कि नहीं नहीं, मैंने तो बहुत मेहनत की, उसके लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। लेकिन अगर आप शुरू से ही प्लानिंग के साथ अपना टाइम इन्वेस्ट करते चलते हैं और अपने आप को 8-10 घंटा भी लगाकर चलते हैं, तो बच्चे बड़ी आसानी से इन पेपर्स को पास करते हैं। तो बच्चों में पेशेंस चाहिए। शुरू में जो संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, 5 लक्षण विद्यार्थी के बताए, तो उनमें यही था कि आप में डेडिकेशन होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, उस संघर्ष तक पहुंचने के, उन संघर्षों से निकलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप में वो कमिटमेंट होनी चाहिए। तो कमिटमेंट जरूरी है, फिर कोई भी सब्जेक्ट हो वो आपको आसान ही लगेगा। तो मैं फिर से अनीश जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत ही कम समय में हमारे पास, मतलब 1 घंटे में आपने लगभग सारी चीजों को हमारे सामने रखा, हर विषय को आपने टच किया, हर तरह से सवालों को भी आपने उनका समाधान भी दिया। तो मैं पूरी अपने पीजीडीएवी कॉलेज सांधे की सभी सोसाइटीज की ओर से, जिन्होंने भी इसके कार्यक्रम में शिरकत की है और जिनके सौजन्य से ये हो रहा है, उन सभी की ओर से, उनके सभी के ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी कभी अवसर मिलेगा तो हम आपको पुनः बुलाएंगे, क्योंकि हमारी कैरियर गाइडेंस कमेटी का ये लक्ष्य है, बल्कि सभी कमेटियों का यही लक्ष्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने विद्यार्थियों को जानकारियां दे सकें, जो आगे चलकर ग्रेजुएशन करने के बाद उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें ना हो, और उनके पास एक पूरा रोड मैप हो कि हमें इस तरह से चलना है, इस तरह से अपनी कामयाबी की ओर जाना है। तो उसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे प्राचार्य जी का, जो लगातार ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करते हैं। आज वो किन्हीं कारणों से इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनकी ओर से भी आपका आभार। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे सबसे वरिष्ठ, हमारे बीच में हमारी कमेटी के मेंबर भी हैं सोसाइटी के, और आईपीएससी के वो कन्वीनर हैं हमारे प्रोफेसर संजय जी। उन्होंने बच्चों को बहुत ही प्रोत्साहित किया अपने वचनों से, और जितने भी हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी साथी जुड़े हैं, मैं देख रही थी पलविंदर जी हैं, सोनिया जी हैं, कृष्ण मुरारी जी हैं, प्रोफेसर कृष्ण मुरारी जी हैं, बलवंत जी हैं, काफी लोग हैं। तो उन सबका भी हृदय से आभार है कि आपने पूरा समय इस कार्यक्रम में दिया। मेरा पूरे बच्चों को भी आभार है कि बच्चों ने ना केवल जुड़े हैं, बल्कि बढ़ चढ़ कर के आप लोगों ने हिस्सा लिया है, आपने पार्टिसिपेट किया, इंटरेक्शन किया है, और इस कार्यक्रम को बहुत ही लाइवली बनाया है। तो सभी का बहुत बहुत आभार। और विशेष रूप से मैं आभारी हूँ उदय शर्मा की, जिसने बहुत ही मतलब
मेहनत करके सारे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है और आप तक वो पहुंचे हैं और आप जैसे सुलझे हुए एक जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनने वाले वक्ता हैं उनको हमारे सामने कार्यक्रम में उपस्थित किया। तो सभी का बहुत बहुत आभार और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। आभार। उदय। Oh, हाँ जी। Thank you so much, ma'am, for your kind words. Thank you so much, Anish ji, Asha ma'am, Sanjay sir, my senior colleagues, and all the students for joining and attending this webinar. With this, we end this webinar. Thank you so much.